Yes, hello students. Investments actually AS 13 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है. इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से वेन एवर यू सेल इन्वेस्टमेंट्स इट शुड बी सोल्ड बाय वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड ओनली. बट बीच बीच में फीफो मेथड भी क्वेश्चंस वो लोग इंट्रोड्यूस करते रहते हैं. आई थिंक मॉड्यूल में भी एक क्वेश्चन है फीफो मेथड से. तो एक प्रॉब्लम मैं तुमको फीफो मेथड से करवा देता हूँ. वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फीफो मेथड अलाउ नहीं करता है. अच्छा, एक चीज़ और देख लो. कोई भी इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, वेदर शेयर सिक्योरिटीज़ में या लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टीज़ में, तो इन्वेस्टमेंट्स दो ही पर्पस के लिए होता है, दो ही रीज़न से होता है. इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज. इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर व्हाट पर्पस? Investments are held for either earning income in the form of interest and dividend or capital appreciation. जब भी उसका वैल्यू बढ़ जाएगा तो बेच के हमको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा. सो इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स. इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल्स और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. ये पर्पस के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं. हम लोग इन्वेस्टमेंट्स यही पर्पस के लिए परचेज करते हैं. आगे उसके बाद देखो फर्दर व्हाट एल्स इज गिवन. सो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स फॉर अर्निंग डिविडेंड, इंटरेस्ट, or by selling them you want to earn more, that is capital appreciation. Or investment may be in properties that like land and building. इसको investment property बोला जाता है. either for earning rentals और उसको बेच के अपने को मिले capital appreciation. So याद रखना, investments are always made. Investment is what? Investments are assets held by enterprise for earning income और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. अच्छा, अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स ही है. तो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी करंट इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो खरीदा बेचा. हम लोग ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ही थे. फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं उसको. जो प्राइस में खरीदा वो प्राइस पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. और फिर उसके बाद में एंड ऑफ द ईयर में वो अगर अनसोल्ड रह जाए तो हम लोग लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं. लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तो उसको भी कॉस्ट पे ही करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द ईयर में उसको कॉस्ट पे ही रखना होता है. लेकिन अगर कोई परमानेंट फॉल इन द वैल्यू है, अदर देन टेम्पररी बोला ना, अदर देन टेम्पररी का मतलब होता है परमानेंट फॉल इन द वैल्यू अगर आ जाए ना तो वो माइनस करने का, उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं. सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑफ द ईयर में कॉस्ट पे ही होना चाहिए. लेकिन अगर कोई परमानेंट फॉल इन वैल्यू है तो वो माइनस करने का, और माइनस करने के बाद की वैल्यू शो करनी चाहिए, और ये जाएगा P&L. सो कॉस्ट लेस प्रोविजन, ठीक है ना. फिर उसके बाद ये देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स is an investments other than short term investments. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर यूजुअली कैरीड एट कॉस्ट, मतलब फर्स्ट टाइम भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, ईयर टू ईयर भी कॉस्ट पे ही कैरीड होता है. मतलब बैलेंस शीट में उसकी मार्केट वैल्यू नहीं देखनी होती है. इफ देर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी का मतलब है परमानेंट, इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो जो भी उसका कॉस्ट होता है वो रिड्यूस करने का टू द एक्सटेंट ऑफ दैट डिक्लाइन, माइनस करके P&L में ट्रांसफर करने का. एंड द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ, रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स व्हेन देयर इज अ राइज इन वैल्यू. अगर उसकी वैल्यू फिर बढ़ जाती है तो जो हम लोग ने लेस फ्रॉम एसेट और P&L डेबिट किया था उसको रिवर्स कर सकते हैं. P&L क्रेडिट करके एसेट में फिर से ऐड कर सकते हैं.
सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लो, एक कैरिंग अमाउंट के बारे में वापस से इन्वेस्टमेंट से, ये करंट है, एंड ऑफ द ईयर में लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू पर रखना है। लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, जो भी डिफरेंस आएगा पीएनएल में, तुमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वैल्यूएशन कैसे होगा? ऑन ओवरऑल और ग्लोबल बेसिस इज नॉट कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। प्रूडेंट मेथड इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट्स इंडिविजुअली। मालूम है, हम लोग स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट बेसिस रखते हैं। इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अलग, इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स अलग, इन्वेस्टमेंट्स इन डिबेंचर्स अलग। सो इंडिविजुअली पूरा एक साथ टोटल इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन एक साथ नहीं होती, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट बेसिस पे होती है। तुमने वैसे ही बनाए ना सेपरेट लेजर्स। तुमने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया तो सेपरेट लेजर्स ही बनाया था ना सब जगह पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड भी ओरिजिनली भी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, और फिर ईयर टू ईयर जो कैरीड होता है हर साल के बैलेंस शीट पे भी कॉस्ट पे ही। वैल्यूएशन कैसे करना है? डिटरमाइंड ऑन इंडिविजुअल बेसिस, ये भी इंडिविजुअल बेसिस पे, स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट बेसिस। इंडिविजुअल एक एक इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यूएशन अलग अलग होना चाहिए। और फिर यहाँ पे एक चीज़ क्या बोल रखी है वापस से वही, वेयर देयर इज अ डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी मतलब परमानेंट डिक्लाइन इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, then the resultant reduction in carrying amount is charged to profit and loss statement. The reduction in carrying amount is reversed when there is a rise in the value of investments. अगर रिडक्शन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर वापस से इंप्रूव हो गया, उसकी वैल्यू इंप्रूव हो गई, तो फिर से रिवर्सल कर देने का मतलब पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट्स एंट्री पास होती है जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में परमानेंट डिमिनिशन आता है। और जब वो वापस से वैल्यू रेस्टोर हो जाती है तो उल्टा कर देने का, इन्वेस्टमेंट्स टू पीएनएल, यू कैन रेस्टोर। फिर उसके बाद आगे मैं कोई फीफो मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं। यहां नहीं मिलेगा तो अपने क्लास टेक्स्ट बुक का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देख लेते हमको कोई फीफो मेथड से प्रॉब्लम मिलता है क्या। इलस्ट्रेशन 1 था ना ये, कुछ नहीं बोला तो वेटेड एवरेज मेथड ही फॉलो होगा। When nothing is said as per accounting standard 13, weighted average method, ये तो एवरेज कॉस्ट बेसिस है, मतलब वेटेड एवरेज मेथड ही है ये। कुछ नहीं बोला तो वेटेड एवरेज मेथड ही फॉलो होगा। पहले फीफो मेथड का प्रॉब्लम देते थे, इसलिए मैं खाली देख रहा हूँ, कोई वापस से तो नहीं दिया है। पहले मॉड्यूल में फीफो मेथड का प्रॉब्लम हुआ करता था। निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, निकाल दिया तो नहीं करेंगे हम लोग। अभी तक तो कोई नहीं मिला फीफो मेथड। टेस्ट योर नॉलेज में देख लेते हैं कोई फीफो मेथड से है क्या। ये इलस्ट्रेशंस तो खत्म होने आ गए। एक ये रीक्लासिफिकेशन है ना, ये देखना है रीक्लासिफिकेशन।
कभी कभी क्या होता है ना, रिक्लासिफिकेशन करना पड़ता है। रिक्लासिफिकेशन का मतलब है ओरिजिनली हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स को क्लासीफाई किया था करंट, और उसके बाद में करंट मतलब खरीद के बेचने वाले थे, हमने खरीदा था बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स था। लेकिन फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं अब इसको बेचेंगे नहीं, इसको रखेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म से बन गया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म से बन गया लॉन्ग टर्म। सो व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, तो क्या करने का, तो फिर उसका क्लासिफिकेशन बदलेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में वो करंट एसेट्स से नॉन करंट एसेट्स बनेगा। तो ट्रांसफर इज मेड एट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू विच एवर इज लेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। जिस दिन हम लोग उसको रिक्लासीफाई कर रहे हैं ना शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म, उस दिन क्या करेंगे, उस दिन हमने कितने में खरीदा था और उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या चल रही है, ये दोनों में से जो भी लोअर है, सपोज कॉस्ट है 100 और फेयर वैल्यू चल रही है 110, तो ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट पे। लेकिन अगर कॉस्ट फेयर वैल्यू 90 है तो ट्रांसफर हो जाएगा 90 पे, 90 पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो शो होगा वो 90 पे, फिर वो 90 पे ही पड़ा रहेगा ईयर टू ईयर बेसिस, फिर चेंज नहीं करना, फिर चेंज नहीं करना। लेकिन फिर चेंज तभी होगा जब परमानेंट डिमिनिशन आएगा उसके वैल्यू में। व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स टू करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर उल्टा होए, पहले वो लॉन्ग टर्म था और अभी वो शॉर्ट टर्म हो रहा है, तो ट्रांसफर इज मेड एट कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लेस। देख लो फर्क यही है, फर्क ये है जब करंट से लॉन्ग टर्म होता है, करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, तो ट्रांसफर कैसे करने का, ट्रांसफर करने का कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑफ द ईयर में कॉस्ट या फेयर वैल्यू पे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। सो जो कॉस्ट और फेयर वैल्यू है विच एवर इज लोअर पे वो ट्रांसफर होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर उल्टा होता है लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज होता है ना, और बाद में ईयर टू ईयर बेसिस पे रिकॉग्नाइज का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो तो दोनों ही कॉस्ट पे होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में भी तो कॉस्ट पे ही पड़ा रहता है। अगर कोई डिमिनेशन आया, परमानेंट फॉल इन द वैल्यू आया, तो कॉस्ट में से वो माइनस करके फिर कैरिंग अमाउंट आ जाती है, समझा क्या नहीं। तो यहाँ पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू कभी यूज होती ही नहीं है। कॉस्ट और अगर डिमिनेशन माइनस किया हुआ है तो कॉस्ट नहीं होगा, वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगी उसको मैं बोलूंगा कैरिंग अमाउंट। वो अमाउंट हम लोग ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में रखेंगे। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। बोलो बच्चों समझा क्या? सो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म में कैसे रिक्लासिफिकेशन होगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन जब भी लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं आएगा, फेयर वैल्यू नहीं आएगा, विच एवर इज लोअर। हैव यू गॉट इट? यस सर। ये तो मॉड्यूल में रिफर कर सकते हो, रिक्लासिफिकेशन। देख लो यहां पे चार्ट बना के दिया हुआ है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, पहले करंट से लॉन्ग टर्म, ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एंड फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट होगा तो ट्रांसफर एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। बोलो बच्चों समझा क्या? यस। क्योंकि इनिशियल रिकॉग्निशन, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तो ये भी कॉस्ट पे होता है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कॉस्ट पे ही होता है और करंट इन्वेस्टमेंट भी कॉस्ट पे होता है। लेकिन ईयर टू ईयर बैलेंस शीट में ये जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, वो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे होता है, तो ये ट्रांसफर भी ऐसे ही होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इनिशियल रिकॉग्निशन भी कॉस्ट पे,
और बैलेंस शीट में भी कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज होता है, लेकिन कभी कभी कोई परमानेंट डिमिनिशन आ जाए, परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू आ जाए, तो वो रिडक्शन को माइनस करते हैं, तो फिर कॉस्ट नहीं बचता है, तो फिर हम उसको कॉस्ट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। सो जैसे वो बैलेंस शीट में हम शो करते हैं वैसे ही वो ट्रांसफर भी होगा, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक है ना। सो ये एक पॉइंट है जो तुमको ध्यान रखने लायक है। समरी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के हिसाब से होती है। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, जो खरीद के बेचने का इंटेंशन होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का होता है जिसको हम लोग 1 साल से ज़्यादा रखते हैं, अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इंटेंशन बेचना नहीं होता है। वैल्यूएशन कैसे होता है करंट इन्वेस्टमेंट्स का? लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। और वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होता है एट कॉस्ट और लेस अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन, दैट मीन्स परमानेंट डिक्लाइन। कोई कंपनी की हालत खराब हो जाए ना, तो उनका मार्केट में एकदम से भाव गिर जाता है, उसको बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन। रोज मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसको इग्नोर करने का। कोई कंपनी की पोजीशन खराब है, उसके वजह से अगर उसका मार्केट में वैल्यू गिर गया तो वो परमानेंट रिडक्शन होता है। रिक्लासिफिकेशन अगर करो, करंट टू लॉन्ग टर्म अगर करना है तो करंट कैसे शो होता था बैलेंस शीट में? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो ट्रांसफर भी वैसे ही होगा। कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वो ट्रांसफर होगा। वैल्यूएशन एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से करंट पे जाएगा तो लॉन्ग टर्म कैसे वैल्यू होता था बैलेंस शीट में? कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट और डिमिनिशन के बाद की वैल्यू, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर, तो ट्रांसफर भी वैसे ही होगा। वैल्यूएशन विल बी एट कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। हाँ, बेचने पे जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट लॉस में जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड डिस्पोजल प्रोसीड्स इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पार्शियल सेल है, अगर पूरा नहीं बेचा तो यूज वेटेड एवरेज मेथड। देख लो, हम लोग फीफो ढूंढ रहे थे ना, कहीं नहीं मिला, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोलता ही है वेटेड एवरेज मेथड। फिर इसके बाद फीफो का क्वेश्चन भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कभी भी सेल करो ना फीफो मेथड से नहीं, ऑलवेज सेल बाय यूजिंग फीफो मेथड, सॉरी ऑलवेज सेल बाय यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड नहीं चलता इन्वेस्टमेंट्स में, ठीक है ना। ये क्या इंटरेस्ट डिविडेंड, ये तो सब करा रखा है, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। मैं खाली ढूंढ रहा हूँ कोई फीफो का प्रॉब्लम है क्या। मेरे को नहीं चाहिए कि एग्ज़ाम देते समय कोई फीफो का प्रॉब्लम आ जाए, बस छोटे से रीज़न के वजह से कोई तकलीफ में आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले फीफो मेथड लिखा हुआ था मॉड्यूल में, अब नहीं है। हाँ है ना, कैसे नहीं है ये रहा। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो ये कर लेते हैं हम लोग। टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हम लोग कर लेते हैं। कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर जेड। इन्वेस्टमेंट्स इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। टेन लाइन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोनों साइड सेम ही पेज बनता है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड बना लेता हूँ। डेट और पीछे 3 कॉलम आते हैं। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट, बस सेम ऐसा ही। यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स भी लिख दो
सेम ऐसा ही पार्ट दूसरे पेज पे बना लेंगे, वो क्रेडिट हो जाएगा, ये डेबिट साइड है। क्वेश्चन नंबर 3, ICI टेस्ट योर नॉलेज। टेस्ट योर नॉलेज। सेम बस यही बना लो दूसरे साइड भी, दूसरा पार्ट बन जाएगा दूसरे साइड। क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट्स इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नाइन परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स in the books of Mr. Z. In the books of Mr. Z, यहाँ पे शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट, शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट, शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट को वर्किंग नोट नंबर 2 रखते हैं ना हम लोग। Yes, sir. Yes. शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, पहला कॉलम क्या आता है? सर आप हेडिंग नहीं दिए, लेकिन ओपनिंग हाफ ईयरली एंड क्लोजिंग। पहला कॉलम डेट होता है ना? नोट सर यही होता है। अच्छा, ओपनिंग हाफ ईयरली क्लोजिंग। और फिर क्या डेट होता है क्या? यस डेट के बाद मंथ्स आता है ना? नहीं सर, मंथ के बाद डेट आता है। अच्छा, नेक्स्ट होता है मंथ्स, मंथ्स के बाद डेट्स। हाफ ईयरली का तो 6 मंथ्स ही होगा। यस सर। और वो डेट्स देखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग आता है कि नहीं आता है, वो डेट पे डिसाइडेड है। चलो ठीक है, ये भी बन गया। तुम्हारा सेकंड पेज हो गया क्या रेडी? यस सर। Yes. वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट लिखता था, अब मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में खाली लिखूंगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आई विल नॉट राइट वेटेड एवरेज कॉस्ट, I will just write cost of investments. Nominal value, date, nominal value, cost। और तुमको सबको मालूम है कॉस्ट का मतलब है एक्स इंटरेस्ट परचेज कॉस्ट, बराबर ना? Yes, sir. And this is interest on purchase and sale।
जो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होता है वही। एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो आता ही है खरीदने बेचने में, अगर वो प्राइस में इंक्लूडेड है तो प्राइस एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट कोई एक्स और कम इंटरेस्ट नहीं होता। चलो, आई होप दिस इज रेडी, सबका ये पार्ट रेडी है। Yes, sir. अब मैं ये क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, अ स्टॉक ब्रोकर, रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इंटरेस्ट डेट्स है, ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू, 1,18,000 कॉस्ट और 100 रुपये का एक है। तो दूसरा यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट डेट 30th September, 31st March, एंड मिस्टर जेड क्लोज हिज बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st December। मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर जैन होगा, बिगनिंग ऑफ द ईयर इज 1st Jan। Yes, sir. First Jan 2000 X1, 31st December X1, और दो इंटरेस्ट डेट है 30th September और मार्च। तो पहले 31st मार्च आएगा ना, यस सर। और फिर आएगा 30th September। अपने को ये दो डेट के बीच का डिफरेंस देखना होता है कभी भी। बोलो, 3 months का डिफरेंस आ गया। Yes, sir. सो ओपनिंग और क्लोजिंग इंटरेस्ट 3 months। चलो यहाँ पे आ जाओ, 1st Jan X1। यहाँ पे लिख दो फीफो। हमेशा वेटेड एवरेज लिखा रहता है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग सेम रखी है और ऊपर फीफो लिख दिया है। हाँ, ओपनिंग बोल रखा है, ये रहा 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट इज 1,18,000। एंड 100, एक यूनिट 100 रुपीज का है, ₹100 ईच। ईच यूनिट इज ऑफ 100 ईच। ओपनिंग बैलेंस पे कोई वो नहीं आता इंटरेस्ट, परचेज सेल पे आता है। 1st March परचेज 200 यूनिट्स एट ₹98। 1st March 200 यूनिट्स परचेज किया है, नॉमिनल वैल्यू तो 100 हो जाएगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. लेकिन परचेज कितने पे किया है? 98 पे किया है। Yes, sir. और एक्स इंटरेस्ट बोला हुआ, एक्स इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या नॉट इंक्लूडेड है? Not included. तो अपने को भी तो नॉट इंक्लूडेड ही चाहिए ना। हाँ सर। सो 200 into 98, that gives us 19,600। 19,600। चलो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। परचेज और सेल पे कैलकुलेट तो करना ही पड़ता है। 9%। अच्छा, इंटरेस्ट डेट है मार्च और सितंबर ना, तो 1st March का मतलब है लास्ट इंटरेस्ट कभी मिला होगा कंपनी से? सितंबर, 30 सितंबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, 5 महीना, यस सर। 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इंटू 5/12, इंटू 5/12, 20,000 इंटू 9% इंटू 5/12, कितना? 750 का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑफ 750। आगे क्या बोला हुआ आगे? 1st जुलाई को, 1st जुलाई सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट ₹100। कितने में बेचा? ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस तो इधर आएगी।
Selling price we write here. Working note number 3. Profit or loss on sale of investments. Profit or loss on sale of investments. X interest selling price. इस बार मैं माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं, मैं लिख रहा हूं खाली माइनस कॉस्ट, क्योंकि इस बार कॉस्ट वेटेड एवरेज मेथड से नहीं आएगा ना. एंड डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस. डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस. हाँ, सो पहले केस में कितना बेचा है? 500 यूनिट्स एट ₹100 ईच. 2 सेल है, मेरे को 2 सेल दिख रही है प्रॉब्लम में. 2 कॉलम बना लो ना. फर्स्ट सेल कभी है? 1 जुलाई. $500 units sold for 100. एक्स इंटरेस्ट है, अपने को भी एक्स इंटरेस्ट, परचेज कॉस्ट भी एक्स इंटरेस्ट चाहिए, सेलिंग प्राइस भी एक्स इंटरेस्ट ही चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट की अलग एंट्री पास होती है. इंटरेस्ट का भी मिक्स नहीं कर देना है साथ में. ठीक है, कॉस्ट के लिए इधर आते हैं. कॉस्ट बोला है आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स. इस बार वेटेड एवरेज कॉस्ट नहीं. अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट होता तो हम दोनों का टोटल मारते ना. Yes. और बोलते 140 का कॉस्ट इतना, तो ये जो हम लोग 20,000 बेच रहे हैं नॉमिनल वैल्यू 20 बेच रहे हैं ना, 200 यूनिट्स ही है ना, नहीं 500 है, तो ये 50,000 का कितना है. हम लोग ऐसा करते थे. तो मैं कोई टोटल नहीं मारूंगा अभी, मैं टोटल नहीं मारूंगा. हाँ, मैं टोटल नहीं मारूंगा. मैं अभी फीफो का मतलब है ये वाले में से बेच रहे. जब तक ये पूरा नहीं बिकेगा मैं दूसरे कोई लॉट को हाथ नहीं लगाऊंगा. फीफो मेथड बोला है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ. अभी क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ देख लो. जब 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू था, सुनो पहले कुछ नहीं लिखना है. जब 1,20,000 नॉमिनल वैल्यू था तो उसका कॉस्ट कितना था? 1,18,000 था. यस सर. और इसमें से हम लोग 500 यूनिट्स बेच रहे हैं, मतलब 50,000 नॉमिनल वैल्यू बेच रहे हैं ना. हाँ सर. तो 50,000 नॉमिनल वैल्यू का कितना? पहले जो टोटल के लिए होता था वो अभी इंडिविजुअल, वो फीफो मेथड है तो फर्स्ट वाले लॉट के साथ होएगा वही ट्रीटमेंट. सो 1,18,000 इंटू 50,000 डिवाइड बाय 1,20,000 ना. यस सर. ये आया 49,167. मैंने एक ही लाइन पे एडजस्ट कर दिया इसको मैंने एक ही लाइन पे एडजस्ट कर दिया. बच्चों समझा क्या ये? Yes. यस सर. जो ट्रीटमेंट हम टोटल के साथ करते थे ना, वो ट्रीटमेंट टोटल के साथ नहीं किया, हमने इंडिविजुअल के साथ कर दी. ये मिल गया कॉस्ट 49,167. मैं कहीं पे भी टोटल नहीं मारने वाला हूं. सो लिख लो, तुम कॉपी कर लो. मैं बाजू में इंटरेस्ट भी निकाल लेता हूं, क्योंकि खरीदने बेचने पे इंटरेस्ट तो कैलकुलेट होता ही है. 50,000 इंटू 9%. अगर 1 जुलाई है तो लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च की डेट थी ना अपनी. Yes, sir. अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट निकालूं. हाँ सर. सो 50,000 इंटू 9% इंटू 3/12 1125. बस सीखने वाली चीज यही थी जो मैंने अभी वर्कआउट की है. 120 का 1,18,000. सो 50,000 का कितना? ये कॉस्ट मिल गया मेरे को. खाली मैं एक चीज शो करूंगा जो तुमको भी लिखना है. ये 120 में से
50 चला गया। ये ध्यान रखने के लिए ऐसा एरो जरूर बनाना। अभी 70 बचा, इसमें 70 ही बचा है। चलो, सबका हो गया यहां तक। Yes, sir. सो 120 में से 50 चला गया, और ये 1,18,000 के कॉस्ट में से 49,000 का कॉस्ट चला गया। ये एरो मैंने बना दी। तुम लोग को भी बनाना है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है। अच्छा, ये कॉस्ट जरा पहले वाले पेज पे लिख देते हैं, 49,167, तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये तो ज़्यादा में बेच दिया ना। Yes, sir. Yes, sir. 833 का प्रॉफिट है ये। प्रॉफिट ऑफ 833। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। फर्दर क्या दिया है? 1 अक्टूबर को परचेज 150 यूनिट्स एट 98 कम इंटरेस्ट। 1 अक्टूबर को पहले नॉमिनल वैल्यू में तो 150 इंटू 100 ही आएगा। Yes, sir. लेकिन यहाँ पे 150 इंटू 98 कम इंटरेस्ट, तो कम इंटरेस्ट है तो क्या करने का? Sir, interest calculate करके interest minus. कैलकुलेट करके यहाँ पे माइनस करने का। Yes. तो 15,000 इंटू 9%। 1 मिनट, अक्टूबर में खरीदा तो लास्ट इंटरेस्ट कौन से डेट ले लो? 30th September. तो 30 सितंबर को तो इंटरेस्ट दिया था, उसके अगले दिन खरीदा तो कोई एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट आएगा ही नहीं ना। Yes, sir. हैव यू अंडरस्टूड? हाँ Yes. सर, समझा। अब ऐसी सिचुएशन ये लोग लाते हैं ना, वो अपने को परेशान करने वाली है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो ही नहीं सकता ना। Yes, sir. क्योंकि लास्ट डेट को इंटरेस्ट तो वो ले गया ना जिसका था। अरे जिसका हम लोग आज इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं, 30 सितंबर को उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो हमारे से इंटरेस्ट मांगेगा तो हम देंगे क्या? नहीं सर। हम लोग उसको इंटरेस्ट नहीं देंगे। वो तो बोलेगा कम इंटरेस्ट है, लाओ इंटरेस्ट भी दो। हम बोलेंगे कौन सा इंटरेस्ट? एक दिन पहले जो खाया वो क्या है? 14,700। चलो बच्चों, लिख दिया यहां तक। Yes, sir. Yes, sir. आगे फिर से बेच रहे। 1 नवंबर सोल्ड 300 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स। फिर से आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स ही बेच रहे हैं। 300 यूनिट्स, क्या है डेट? 1 नवंबर। 300 यूनिट्स का मतलब 30,000 ना। 300 इंटू 100 दैट गिव्स अस 30,000। देख लो, अब ये 1,20,000 में से, अब इसी में से और 30,000 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग्स। तो ओरिजिनल होल्डिंग्स तो यही है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं अभी निकालूंगा, उसी में से बेच रहे हैं, उसी में से बेच रहे हैं। इसकी वर्किंग बना लेता हूं, कॉस्ट की वर्किंग बना लेते हैं। कॉस्ट की वर्किंग ऐसे बनेगी, 120 में से पहले कितना बेच दिया था? 50 बेच दिया था ना। Yes, sir. तो 70 बचा था अपने पास। Yes. जो 70 बचा था उसका कॉस्ट भी कितना बचा था? 1,18,000 माइनस 49,167, 68,833 बचा था। तुम लोगों को भी यही आता है क्या? Yes, sir. और अब हम इसमें से बेच रहे 30,000।
So into 30,000 divide by 70,000. 29,499.8 है, 0.8 है तो उसको राउंड ऑफ कर देते ना, 500 कर दें. Yes, sir. 29,500 इसका कॉस्ट कर देते हैं. $29,500. चलो करो, ये कॉपी करो, कॉपी दिस. ये लो 29,500 मिल गया. और परचेज और सेल पे हम लोग इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते ही है. इंटरेस्ट तो नॉमिनल वैल्यू पे होता है 30,000 इंटू 9%. और नवंबर में बेचा तो लास्ट इंटरेस्ट सितंबर होगा. अक्टूबर एक ही महीना निकला ना, सितंबर 30 सितंबर को दिया था और अक्टूबर 1 नवंबर को तो बेच दिया. एक महीने का इंटरेस्ट आएगा. 30,000 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 दैट गिव्स अस 225 का इंटरेस्ट. तुम्हारा ये हो गया तो मैं जाऊं फिर वो प्रॉफिट लॉस निकालने. Yes, sir. Yes, sir. Thanks. एवरीवन कंप्लीटेड अप टिल ईयर. Yes, sir. चलो ठीक है. सो 29,500 कॉस्ट है. फर्स्ट नवंबर को बेचा है, 29,500 कॉस्ट है. और ये 300 यूनिट्स बेचा कितने पे है? 99x इंटरेस्ट है ना, 300 यूनिट्स है. $29,700. सो यहाँ पे भी 200 का प्रॉफिट ही आया है. Yes, sir. अपने पास 200 का प्रॉफिट ही है. चलो प्रॉब्लम इज ओवर. देख लेते लास्ट में कुछ क्लोजिंग वैल्यू तो नहीं दे रखी है. इंटरेस्ट की डेट दे रखी है और बस फीफो मेथड बोला हुआ. सो फाइनल बैलेंस निकाल लेते हैं 31 दिसंबर के लिए. अब टोटल मार लो. टोटल मारेंगे 1,20,000 प्लस 20 माइनस 50 प्लस 15 माइनस 30. 75,000 बच रहा है मेरे पास. तो तुम्हारे पास भी यही बच रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 1,18,000 प्लस 19,600 माइनस 49,167 प्लस 14,700 and minus 29,500. 43,000. 43,633 ये है क्या? नहीं So मेरे को 73,630. तो मेरे को क्यों आया 1,18,000 प्लस 19,600 बराबर Yes, sir. माइनस 49,167 ये भी बराबर है, Yes, sir. प्लस 14,700 भी बराबर है, Yes, sir. माइनस 29,500 पता नहीं क्या हुआ था. ये 73,633 बराबर. और कोई मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी. ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही है लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है. सो मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है तो 31 दिसंबर X1 को यही वैल्यू ले लेंगे. हो गया अपना. प्रॉब्लम इज ओवर हियर. प्रॉब्लम इधर कंप्लीट होता है अपना. बस अपनी वर्किंग नोट नंबर 1 भी बन गई, वर्किंग नोट नंबर 3 हो गई और बस अपने को अब इंटरेस्ट डिसाइड कर लेना है. इंटरेस्ट डिसाइड करने के लिए शेड्यूल ऑफ इंटरेस्ट में आ जाओ. पहले ओपनिंग
फर्स्ट जैन को अपने पास जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 1,18,000, सॉरी 1,20,000, ये है ना नॉमिनल वैल्यू। Yes, sir. 1,20,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। इंटू 9% इंटू 3/12 इंटू 9% इंटू 3/12। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, लिखो ऐसा। $2,700 है। और एंड ऑफ द ईयर में नॉमिनल वैल्यू 75,000 है ना, Yes, sir. इंटू 9% इंटू 3/12। $1,688 कर देते राउंड ऑफ। 1,688। अभी 31 मार्च को, 1 मिनट, 31 मार्च को तो एक तो ये 120 था और 1 मार्च को और 20,000 आया, तो 1,40,000 होगा नॉमिनल वैल्यू 31 मार्च को। Yes, sir. 1,40,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट। $1,40,000 $6,300 आता है क्या, देख लो। Yes, sir. अब 30 सितंबर को वो जो सेल किया वो मत माइनस कर देना, क्योंकि वो सेल का पैसा अपने को मिलेगा। फिर ये 50,000 निकाल दो इसमें से। 140 में से 50 निकल गया ना, तो 50 निकल गया तो क्या बच गया, 90। 90,000. Yes, sir. 90, सो 30 सितंबर तो ये 90 बचेगा ना। हाँ, sir. Yes, sir. 90,000 बराबर है, ये 90,000 का इंटरेस्ट निकाल लो। सर अपना 30 सितंबर 1 अक्टूबर सेल नहीं होता है ना, हाँ, तो 15,000 भी लेंगे, किस पे, इसमें ऐड नहीं करेंगे 15,000। क्यों? हमने परचेज किया ना। नहीं 1 अक्टूबर का वो उसको थोड़ी देंगे इंटरेस्ट। जो 1 अक्टूबर से आया उसको इंटरेस्ट अपन क्यों देंगे। निकालो कितना आता है, 90,000 इंटू 9% इंटू 6/12। $4050। 30 सितंबर तक अपने पास जितना इन्वेस्टमेंट था उतना इंटरेस्ट मिल गया। ये 15,000 तो 1 अक्टूबर को आया है, तो 1 अक्टूबर को अपन ने खरीदा है, तो 30 सितंबर का इंटरेस्ट मिला तो है, कंपनी ने तो दिया है, लेकिन ये उसको मिला है जिसके नाम पे था ये। समझा क्या? यस सर। ये 1 अक्टूबर को हमारा बना है, तो हमको कैसे मिलेगा? 1 अक्टूबर के पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट का काम हो चुका है ना, हाँ सर। इसलिए तो उसने अपने से इंटरेस्ट मांगा, तो हमने बोला काय का इंटरेस्ट भाई, तेरे को मिल गया ना, तो तेरे बुक्स में दिखा दे, मैं तो इंटरेस्ट पे भी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरा इंटरेस्ट तेरे को मिल गया, तो कोई झमेला ही नहीं है। चलो खत्म हो गया, मेरे सारे वर्किंग्स रेडी है, बस फीफो मेथड ही मेन समझाना, तो और तो क्या समझाना था। लिख दो 1 Jan X1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो सब लोग,
वर्किंग नोट नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. कॉस्ट है 1,18,000 और उसका इंटरेस्ट ये रहा 2,700। $2,700 का इंटरेस्ट। क्रेडिट में जाएंगे 31 दिसंबर X1 बाय बैलेंस कैरी डाउन, नॉमिनल वैल्यू है 75,000, ये ले लिया मैंने, और कॉस्ट है 73,633। और इसका इंटरेस्ट 1688। का इंटरेस्ट। हाँ, 2 हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी है। पहला 31 मार्च, क्रेडिट में लिख दो 31 मार्च X1 बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सो बाय बैंक। उसके बाद में जुलाई में एक सेल आने वाली है, तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ दो और फिर लिख दो 30 सितंबर X1 बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक ही लाइन छोड़ा है क्योंकि प्रॉफिट पे बेचा है ना। सो ये लो 2 इंटरेस्ट 6,300 एंड 4050। ये लो, इंटरेस्ट का काम भी हो गया। अब अपने को बस ये वर्किंग नोट को लाइन से चलाते जाना है। ओपनिंग बैलेंस हो गया लिख के, ये लो, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया लिख के। अब परचेज है 1 मार्च को 20,000 19,600 में खरीदा है और 750 का इंटरेस्ट है। 1 मार्च 20,000 19,600 में खरीदा है और इंटरेस्ट 750 का दिया है। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बोलो बच्चों, बराबर है? Yes, Yes. sir. उसके बाद सेल आ गया, क्रेडिट साइड में जाएंगे बाय बैंक, 2 एंट्री बनेगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पहले सेलिंग प्राइस पे हम कौन से डेट को बेच रहे हैं? 1 जुलाई। 2 एंट्री, प्रॉफिट पे बेचते तो 2 एंट्री आती है ना। Yes, sir. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, नॉमिनल वैल्यू 50,000, नॉमिनल वैल्यू इज 50,000, ये रही नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट है 1125 और लिखना है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट नहीं। इन्वेस्टमेंट है 1125 और सेलिंग प्राइस भी 50 है। इंटरेस्ट है 1125 और ये भी 50,000 ही है। Yes, sir. अच्छा, प्रॉफिट की दूसरी एंट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और ये सीधा कॉस्ट कॉलम में जाता है, Yes, sir. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रैक्टिस जो करते हो वो बिना देख के करते हो तो ये सब चीजें याद रहती है, और प्रैक्टिस के टाइम पे बार बार सॉल्यूशन ही सामने रहता है तो नहीं याद रहेगा। 833। चलो फिर से जाएंगे इधर,
ये यहां तक हो गया। फिर परचेज है, 1 अक्टूबर को 15,000 14,700 में खरीदा। 1 अक्टूबर को 15,000, कोई इंटरेस्ट नहीं है, 14,700 में खरीदा। सो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर उसके बाद में लास्ट सेल आ गया, 30,000 नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट 225। फर्स्ट नवंबर को बेच रहे हैं ना। Yes, sir. बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, एंट्री में इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय बैंक, 30,000 नॉमिनल वैल्यू, 225 का इंटरेस्ट, और सेलिंग प्राइस जहां तक मेरे को याद है 29,700 है। Yes, sir. देख लो ये 29,700, और ये 200 के प्रॉफिट्स को डेबिट में लिखेंगे। 1 नवंबर X1 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीधा कॉस्ट कॉलम में। Yes, 200 in cost column. My problem is over. Just will close it. ये टैली हो जाएगा। इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा। 1,55,000 है क्या? $1,18,000 plus 19,600 plus 833 plus 14,700 plus 200 comes to 153,333। ये टैली हो जाएगा 1,55,000। कॉस्ट और नॉमिनल वैल्यू कॉलम टैली हो जाएगा 153,333। और रिगार्डिंग इंटरेस्ट 6,300 प्लस 1,125 प्लस 4,050 प्लस 225 प्लस 1,688 comes to 13,388। 13,388 minus 2,700 and minus 750। ये एंड ऑफ द ईयर का इंटरेस्ट है 9,938, दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। सो ये December 31st इज द लास्ट डेट, 31st December X1 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ऑल राइट, सो दिस इज डन। जैसे मेरा तरीका, बस मेरे तरीके से मैंने FIFO मेथड भी करवा दिया, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया। एक बार रिटर्न प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। देख लो कंप्लीट प्रॉब्लम आ गया डिस्प्ले पे। So this is your complete problem in front of you. प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए एक बार। You do writing practice once, एक बार रिटर्न प्रैक्टिस होनी चाहिए। और एक पूछ लेता हूं, वापस से पूछ रहा हूं, बोलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग होते हैं वो तो कॉस्ट प्राइस पे होती है। यस सर। लेकिन एंड ऑफ द ईयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा शो करना चाहिए कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन कोई परमानेंट डिमिनिशन, फॉल इन द वैल्यू आती है ना परमानेंट, वो माइनस करने के बाद, कभी कभी अगर परमानेंट डिमिनिशन आता है तो वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू उसको कैरिंग अमाउंट बोलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में तो एंड ऑफ द ईयर में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड भी कॉस्ट पे होता है, शो भी कॉस्ट पे करने का। कोई परमानेंट फॉल आता है तो ही रिड्यूस करने का, नहीं तो रिड्यूस नहीं करने का, अदरवाइज कॉस्ट पे ही कैरी ओवर करने का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कॉस्ट पे करने का,
लेकिन एवरी ईयर एंड पे कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। अच्छा, जब ट्रांसफर केस आता है तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म आता है तो वही नेचर, एंड ऑफ द ईयर में कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ही लिखा होगा ना। तो जिस दिन ट्रांसफर करते हैं ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर भी वही करने का, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर वो वैल्यू पे ट्रांसफर कर देने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू वही वैल्यू होगी, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर वन। लेकिन जब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म बनता है, सही शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तो बता दिया, शॉर्ट टर्म था कॉस्ट और फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर वो वैल्यू पे ट्रांसफर करना। बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन बदल जाएगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट में आ जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म होए तो फिर उसी का नेचर क्या, उसका नेचर क्या, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू पे तो कभी उसको हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया एंड ऑफ द ईयर में। कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर परमानेंट डिमिनिशन आता है तो वो परमानेंट रिडक्शन को लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और पीएनएल डेबिट करते हैं ना, तो फिर वो कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट माइनस डिमिनिशन कैरिंग अमाउंट होती है। सो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट जो भी उसमें से लोअर है वो वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, वो वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। बच्चों समझा क्या, अपने मॉड्यूल में प्रॉपर्ली दिया हुआ है। यस सर। सो मैं लिखवा रहा नहीं हूँ, मॉड्यूल में दिया हुआ है, बस मैंने रिकैप करवा दिया। आई हैव डन दिस। सो फ्रॉम माई साइड नाउ द टॉपिक इज डन, मेरे तरफ से ये टॉपिक अब डन है, ठीक है।